हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारा कल का लेक्चर था, कल के लेक्चर में हमने संविधान सभा की जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रह गए थे उनको पढ़ा था। ठीक है। फिर हमने अंतरिम सरकार को पढ़ा था। संविधान निर्माण की जो समितियाँ थीं, संविधान सभा ने जितनी समितियों का निर्माण किया था संविधान के को बनाने के लिए, ठीक है ना, संविधान निर्माणकारी समिति, उन सबको हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अंतरिम सरकार को पढ़ लिया था। स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल देख लिया था और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लिए थे। मध्य प्रदेश से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली थी। ठीक है ना। तो और जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो आप इसके पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमने यूनिट जो आपकी यूनिट 6 है, आपकी प्रीलिम्स की पॉलिटी है, जिसमें पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी है, ये शुरू शुरू की थी। ठीक है ना। तो आप लेक्चर फर्स्ट से देख सकते हो, भारत के संवैधानिक विकास से शुरुआत की थी हमने। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना को। आज एक ही लेक्चर में हम प्रस्तावना के सारे फैक्ट को कवर कर लेंगे। सारे फैक्ट, जहाँ जहाँ से जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। और ये जो लेक्चर रहेगा आपका प्रस्तावना वाला, ये आपके मेंस के लेवल का लेक्चर है। ठीक है ना। प्रीलिम्स में, मतलब जो मेंस में हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, प्रस्तावना उद्देशिका, ठीक है ना, प्रीएम्बल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जो हम मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं, वो पूरा मटेरियल आपको इस वीडियो में मिल गया है, क्योंकि वो देना ज़रूरी था। ठीक है ना। प्रीलिम्स का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, तो वो देना ज़रूरी था आपको। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को समझाना आपके लिए ज़रूरी था। तो आप मेंस के लिए पढ़ते हो प्रस्तावना को, वो आपको इस लेक्चर से कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज हमें शुरू करना है प्रस्तावना को। प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें देखना है। तो देखो प्रस्तावना है क्या, पहले तो देख लो, सुन समझ लो। प्रस्तावना, जैसे कोई किताब पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, किताब को खोलते हैं तो शुरुआत में किताब के बारे में थोड़ा सा सारांश लिखा रहता, ठीक है ना, कि उस किताब में है क्या, या वह किताब किसके बारे में है, या उस किताब की प्रकृति क्या है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार जब हम संविधान की मूल किताब को खोलेंगे, या हम किसी भी संविधान की प्रतिलिपि को खोलेंगे जो बाजार में उपलब्ध है, तो उसमें सबसे पहले हमें दिखेगी प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या बता रही है, संविधान का नेचर बता रही है। ठीक है ना। जब आप संविधान को ओपन करोगे, संविधान की किताब को ओपन करोगे, तो इंडेक्स रहेगा उसमें और प्रस्तावना रहेगी, जो क्या बता रही होगी, संविधान की प्रकृति के बारे में बता रही होगी। ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे आप किसी किताब को खोलते हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या कहते हैं, एक पेज दिया रहता है, उसमें थोड़ा बहुत किताब के बारे में लिखा रहता है, किताब कैसे संबंधित है, क्या क्या काम आएगी, यूपीएससी में काम आएगी, आईएएस में काम आएगी। तो इसी प्रकार से प्रस्तावना है, ठीक है ना, संविधान की, जो संविधान की प्रगति के बारे में बता रही है। ठीक है ना। और संविधान निर्माण की क्या है, डेट बता रही है, तो ये सब चीज़ें बता रही है, तो ये प्रस्तावना है। ठीक है ना, मूलतः संविधान की। ठीक है। तो अब देख लो, अब जो चीज़ हम पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें फैक्ट हैं। ठीक है ना। कई सारे फैक्ट रिपीट होंगे आपको, तो आप घबराना नहीं, वो रिपीट मैंने जानबूझ के किए हैं, जिसमें वो फैक्ट आपके सामने से बार बार गुजरेंगे, और आप उसको क्या करें, बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे वो। ठीक है ना। तो इस वजह से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है ना, मैंने पहले बताया था आपको। तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय अथवा भूमिका है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं। ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि किसको संविधान की कुंजी कहते हैं, ठीक है ना, तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं, संविधान की कुंजी कहते हैं। ठीक है। फिर देखो दूसरा क्या क्या लिखा है, इसमें संविधान का संपूर्ण सार उपस्थित है। जो हमारा संविधान है उसमें बेसिकली क्या है, ठीक है ना, उसका मतलब सार से मतलब कि उसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना संविधान का उद्देश्य हमारे। ठीक है ना। तो वो उसका सार उपस्थित है काय में, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हीं से संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया, उन्हीं को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो तीसरी बैठक थी संविधान सभा की, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था, पारित किया था। ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 को पारित किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। उसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप प्रस्तावना, जो उस उद्देश्य प्रस्ताव में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा बहुत बदलकर प्रस्तावना बना दी गई। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। तो देख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा।
इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को हमने पढ़ लिया था पहले, ठीक है ना। बस यहाँ पर बताने के लिए आपको लिखा है कि उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही प्रस्तावना थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बताने के लिए। फिर देख लो, जो हमारी प्रस्तावना जो है, ठीक है ना, उसका विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जो अमेरिकी संविधान की जो प्रस्तावना थी, उस मतलब उसके विचार से हमें अपनी संविधान में प्रस्तावना जोड़ने का विचार आया। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ये दोनों फैक्ट हैं, याद अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। तो प्रस्तावना का भाव मतलब प्रस्तावना हमें अपने संविधान में रखना है। यह कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। लेकिन इसकी भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है, ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का कहकर भी संबोधित किया था। इसी को प्रस्तावना बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं उद्देशिका, ठीक है ना। और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये फैक्ट आपको 2-3 बार देखने को मिलेगा इस PDF में, ठीक है ना। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किस मामले के तहत बोला सुप्रीम कोर्ट ने, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे और सारे फैक्ट हम कवर कर लेंगे, जितने भी फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इस चीज़ को दिमाग में रख लो, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ प्रस्तावना के तत्व, ठीक है। तो प्रस्तावना के तत्व क्या है? तो देखो, भारत की प्रगति। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना के तत्व, ठीक है ना, हेडिंग बनाई है मैंने, तो समझ लेना ये प्रस्तावना के तत्व हैं, ठीक है। मतलब प्रस्तावना के तत्व मतलब भारत की प्रगति वो बता रही है। तो भारत की प्रगति क्या है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। इन सारे जो शब्द लिखे इनको हम आगे डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान के अधिकार का स्रोत, ठीक है ना। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, ठीक है ना। ये सब तत्व पढ़ रहे हैं प्रस्तावना के, ठीक है ना। तो संविधान के अनुसार, वो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। संविधान के उद्देश्य, प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, ये लिखा ना, ये भारतीय संविधान की क्या है? उद्देश्य है, ठीक है, ठीक ना। प्रस्तावना के तत्व हैं। फिर देख लो, संविधान आंशिक रूप से लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949, ठीक है। संविधान जो है आंशिक रूप से, आधे उपवन मतलब कुछ उपवन 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। संविधान पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या? प्रस्तावना के तत्व, ठीक है। इसको प्रस्तावना के उद्देश्य भी बोल सकते हैं, या प्रस्तावना की, समझ आप। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। फिर देख लो प्रस्तावना में संशोधन, ठीक है ना। ये जो संशोधन है इसको अभी 2 से 3 बार आप फिर से रिपीट देखोगे इसी PDF में, ठीक, अलग अलग तरीके से लिखा रहेगा वो। तो देख लो, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1970 में मूल प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को जोड़ा गया। इसी प्रकार राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया। इस बार 2023 की प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, आपने 2023 का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखना, उसमें आया था किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ठीक है ना। समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। और इस बार PSC ने क्या किया था कि ये लिखा ना 42 संविधान संशोधन 42वां, ये लिखा है अंक, ठीक ना। 42 को क्या बोलते हैं? अंक। ये इन्होंने ऐसे ना लिख के 42 ना लिख के इन्होंने लिख दिया था 42, ऐसे शब्द में लिख दिया था इसको 42। तो बच्चे हो गए थे कन्फ्यूज, और कई लोग 44 लगाया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से PSC करता है, पूरी दुनिया पूछेगी आपसे इस प्रकार से 42, मतलब पूरी दुनिया आपसे पूछेगी 42, और वो लिख देंगे इस 42 को हिंदी में 42, ठीक है ना, शब्द में लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आया था। तो देख लो, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2,
द्वारा 3 जनवरी 1970 से मूल प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये लिखा था मूल संविधान में, ये लाइन लिखी थी मूल संविधान में। इसको चेंज किया गया और लिखा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये लाइन तो पहले की पहली मतलब जो की त्यों है, ये लाइन पहले से लिखी थी। फिर इसमें जोड़ दिया समाजवादी, फिर जोड़ दिया पंथ निरपेक्ष, फिर जोड़ दिया लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है ना, समझ रहे ना आप। अभी क्या हुआ, 2 वर्ड जुड़ गए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये पहले की लाइन है, जो ओरिजिनल जो प्रस्तावना थी, ठीक है ना, उसमें ये लिखा था। फिर इन्होंने क्या किया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तो पहले से लिखा था, लिख दिया समाजवादी, लिख दिया पंथ निरपेक्ष। अगली बार क्वेश्चन आया कि पंथ निरपेक्ष को प्रस्तावना, पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो लिख के आया ना 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है ना। फिर और क्या किया, एक और शब्द और जोड़ दिया। ठीक है ना। इसी प्रकार राष्ट्र की एकता, पहले लिखा था राष्ट्र की एकता, जो ओरिजिनल प्रस्तावना थी उसमें लिखा था राष्ट्र की एकता। फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया, ठीक है ना, लाया गया, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ दिया गया। ठीक है ना, तो अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया, राष्ट्र की एकता तो पहले से जोड़ा था। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। फिर देख लो प्रस्तावना को, फिर मैंने लिख दिया प्रस्तावना, जो संविधान में प्रस्तावना लिखी है उसको हूबहू मैंने लिख दिया। बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इसको देखना। यदि आप नहीं भी पढ़ोगे, नहीं भी देखोगे, तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। कोई भी फैक्ट आपको यहाँ से बाहर जाने ही नहीं वाला है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, वो सारे फैक्ट मैंने इसी वीडियो में दे दिए, अभी आप देखोगे आगे। ठीक है ना, काफ़ी लंबी वीडियो है, तो फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, और देखना जरूरी है। ठीक है ना, किस प्रस्तावना लिखी किस प्रकार से। तो देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये मैं प्रस्तावना पढ़ रहा हूँ, जो प्रस्तावना लिखी हुई है संविधान में, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इसको भी भाई याद कर लेना। ठीक है ना, संवत 2006 विक्रमी, इसको भी याद कर लेना कि संवत कौन सा लिखा है, 2006 विक्रमी लिखा है। ठीक है ना, और मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी ये मुहूर्त लिखा है। ठीक है, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हो गई आपकी ओरिजिनल प्रस्तावना, इसको उद्देश्य का भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब जो इस प्रस्तावना में जितने भी वर्ड लिखे हैं, ठीक है ना, जैसे लिखा समाजवादी, ठीक है ना, ये लिखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक, ये लिखा गणराज्य, ठीक है ना, ये सब आपसे मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मेंस में आपको ये शब्द आपको 3 मार्कर में लिखा मिल जाएगा। वहाँ लिखा रहेगा पंथ निरपेक्ष, ऐसा लिखा रहेगा पंथ निरपेक्ष, तो आपको पहचान लेना है कि ये प्रस्तावना का शब्द है। और फिर आपको लिखना है, यदि आप 3 मार्कर लिखोगे इसके बारे में, तो आप लिखोगे पंथ निरपेक्ष ही लिखा है, तो आप लिखोगे ये प्रस्तावना में दिया गया शब्द है, फिर पंथ निरपेक्ष का आप क्या बता दोगे, अर्थ बता दोगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये चीज़ आपको मिलेंगी देखने को। ठीक है ना, तो यहाँ से मेंस के क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको क्या, प्रस्तावना। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द, जो प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्द जो उल्लेखित हैं उनको बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, जैसे ये लिखा हम भारत के लोग, ये शब्द भी पूछा है कभी पीएससी ने मेंस के पेपर में 3 मार्कर क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो उसमें पहली लाइन लिखनी पड़ती है, 3 मार्कर में आ जाता है। यदि हम भारत के लोग यदि आ जाता है लिख के, तो वहाँ लिखना पड़ता है कि यह प्रस्तावना में दिया हुआ शब्द है, पहली लाइन। फिर उसके बाद में हम भारत के लोग से आशय क्या हो रहा है, उस आशय को लिखना पड़ता है 2 लाइन में। समझ रहे, इस प्रकार से। तो हम उन वर्ड को देख रहे हैं जो प्रस्तावना में आए हुए हैं। ये सारे वर्ड, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा ना, ये पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो ओरिजिनल प्रस्तावना में ये लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
तब हम इनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द, सबसे पहला शब्द आया है हम भारत के लोग। ठीक है, तो देख लो हम भारत के लोग का मतलब क्या हो रहा। हम भारत के लोग शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समरूप है। ठीक है ना, जो हम भारत के लोग शब्द है ये हमारी प्रस्तावना में दिया हुआ है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसकी जो उद्देशिका है उसमें प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समरूप है। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे लिखा है हम भारत के लोग, अमेरिका में लिखा है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। ठीक है, समझ रहा, ये बात हो रही है यहाँ पे। अर्थात भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया गया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। हम भारत के लोगों का मतलब ये निकल रहा है कि भारत के लोग संविधान का निर्माण कर रहे हैं। ठीक ना, भारत के लोग संविधान का निर्माण कर रहे हैं। कैसे संविधान का निर्माण कर रहे हैं, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से तो इन्हीं ने चुना था, भारत के लोगों ने चुना था। ठीक है ना, भारत के लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। ठीक है ना, गलती मत करना, पहले मैंने बहुत क्लियर कर दिया। आगे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। ठीक है ना, तो वही चीज़। ठीक है, तो ये हम भारत के लोग का अर्थ हो गया, समझिए आप। हम भारत के लोग का अर्थ है, कभी मेंस में आया तो इसी प्रकार से लिख देना। ठीक है ना, पहला वर्ड तो ये लिख देना कि यह प्रस्तावना में वर्णित शब्द है। ठीक है ना, फिर दूसरा ये यहाँ से लिख देना कि अर्थात इसका मतलब क्या है हम भारत के लोग का, कि भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। इस प्रकार से तो मैंने बता दिया मेंस में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, प्रस्तावना में, प्रस्तावना से क्वेश्चन कैसे आते हैं मेंस में। ठीक है, तो अब हम इन वर्ड को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हमें ख़त्म करना है, क्योंकि एक ही वीडियो में हमें प्रस्तावना को करना है। आप पॉज कर करके सारी वीडियो को देखते आना। ठीक है, अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को आपको देखना है। ठीक है ना, और पढ़ना है, याद करना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी प्रस्तावना में दिया हुआ वर्ड है। उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। कौन? भारत। ठीक है ना, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति का अधीन नहीं है। समझ रहे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमें यदि पाकिस्तान पर आक्रमण करना है तो हम ये निर्णय स्वयं ले लेंगे। चाइना से लड़ाई करनी है तो हम ये निर्णय स्वयं ले लेंगे। ये हमें अमेरिका नहीं बताएगा, या किसी और देश के दबाव में हम ये निर्णय नहीं लेंगे। कोई देश हमसे कहेगा कि हमारे बदले तुम चाइना से लड़ जाओ। अमेरिका और चाइना की आजकल राइवलरी चल रही है, वो हमसे बोलेगा कि ठीक है ना, अमेरिका हमसे बोले कि चाइना से लड़ जाओ, तो इसका निर्णय हम खुद लेंगे कि हमें लड़ना है कि नहीं है। अमेरिका के कहने पर नहीं लड़ेंगे। तो ये है संप्रभुता, समझ रहे ना, तो इसको बोलते संप्रभुता। तो ये भी दिया हुआ है उद्देशिका में। फिर दिया है समाजवादी शब्द। तो देखो यहीं से क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है ना, 2023 में यहीं से क्वेश्चन आया था। फिर से बता रहा हूँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका या प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है ये। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है ना, लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा नेहरू जी की थी। ठीक है ना, ये समाजवाद को देख लिया हमने। पंथ निरपेक्ष, इस वर्ड को भी याद कर लो, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि यह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्तिगत विषय माना गया है। ठीक है ना, तो पंथ निरपेक्ष शब्द से पहला तो क्या है, सबसे पहला फैक्ट याद करने वाला कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है ना, एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। ठीक है ना, दूसरा पंथ निरपेक्षता होती क्या? पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि हमारा भारत का जो हमारा देश है उसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि भारत का धर्म जो है, भारत का राजकीय धर्म हिंदू धर्म है। हम नहीं बोल सकते कि भारत का राजकीय धर्म मुस्लिम धर्म है। हम नहीं बोल सकते कि भारत का राजकीय धर्म सिख धर्म है। कोई भी राजकीय धर्म नहीं है भारत का। भारत एक सेकुलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष कंट्री है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, फिर देखो लोकतंत्रात्मक, ये वर्ड भी प्रस्तावना में दिया गया। लोकतंत्र से तात्पर्य है, इसके बारे में हम देख रहे हैं, लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र, अर्थात जनता का शासन।
लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है बल्कि आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया, ठीक है ना। अब ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ इन वर्ड्स को, ये पहली बात तो मेंस में आते हैं, तो मेंस के हिसाब से तो मैं वीडियो बना नहीं रहा था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया आज वीडियो चालू करने के पहले कि आपका मेंस इससे कवर हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। प्रस्तावना जो मेंस के हिसाब से हम पढ़ते हैं वो पूरी कवर हो जाएगी। तो मेंस के हिसाब से तो ये पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये वर्ड मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कई बार क्या है क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको चार्ट वर्ड दे दे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है, और वो इन्हीं शब्दों को लिख देगा, इन्हीं में से 3 शब्द लिख देगा और चौथा शब्द क्या होगा, शामिल नहीं होगा। तो इन शब्दों में से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है। इसलिए मैं इन शब्दों को एक बार आपको दिखा भी रहा हूँ बार बार कि हम भारत के लोग शामिल है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शामिल है, समाजवादी शामिल है, पंथनिरपेक्षता शामिल है, लोकतंत्रात्मक शामिल है। इसलिए मैंने बोला था कि प्रस्तावना जो ओरिजिनल प्रस्तावना उसको एक बार देखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बोला था कि यदि आप पढ़ नहीं पाए तो इस लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं, जो जो चीज़ें उसमें लिखी हैं, ठीक है। फिर देख लो गणराज्य, ये डॉक्टर अम्बेडकर के कथन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन कहीं पे भी लिखे मिले, आपको पढ़ लेना है उनको, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। तो देखो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र के संबंध में इनके विचार थे, राजनीतिक लोकतंत्र के संबंध में उन्होंने बोला था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़। फिर देख लो गणराज्य, ये वर्ड भी प्रस्तावना में दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सब वो वर्ड पढ़ा रहा हूँ जो आपकी प्रस्तावना में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो गणराज्य से तात्पर्य है भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय देश की जनता में निहित होगी, समझ रहे। गणराज्य का मतलब होता है कि लोकतंत्रात्मक राज्य है हमारा देश, हमारा भारत, मतलब यहाँ का जो सर्वोच्च पद होगा, जैसे राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो सब क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। कोई भी वंशानुगत नहीं होगा, कोई राजा नहीं है भारत का वो कहे कि हमारा बेटा है ये राजकुमार है ये अगला राजा बनेगा, ऐसा नहीं है, सब निर्वाचित होंगे, बड़ी से बड़ी पोस्ट का इंसान निर्वाचित होगा, समझ रहे आप। तो ये है गणराज्य का मतलब। फिर देख लो न्याय, तो प्रस्तावना में देश के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का वचन दिया गया। कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय। ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख हुआ है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख हुआ है, वो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे मैं और पढ़ाऊँगा इसको, बार बार आपको 2 बार आपको कम से कम ये फैक्ट आपके सामने से गुजार दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है ना। और ये जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा है यह ली गई है रूसी क्रांति 1970 से। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे आप कि न्याय तो है, न्याय वर्ड दिया हुआ है प्रस्तावना में, और उसके अंतर्गत 3 न्याय दिए हुए हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय भी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, समझ रहे आप। और ये जो अवधारणा है न्याय की, जो ये शब्द लिखा हुआ है, ये किस क्रांति से प्रेरित है, तो यह रूसी क्रांति 1970 से प्रेरित है, ठीक है ना। रसिया में जो क्रांति हुई थी 1970 में, उससे प्रेरित है ये न्याय शब्द, जो हमारी प्रस्तावना में जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर जो न्याय है, इन न्याय को हम एक एक करके देख लेते हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है। सामाजिक न्याय से आशा है जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, मतलब किसी के साथ भेदभाव छुआछूत नहीं किया जाएगी, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इसके संबंध में आर्टिकल 15 है, ठीक है ना, हमारे संविधान में, समझेगा। फिर देखो आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय से आशा है आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, इसके लिए आर्टिकल 39 है डीपीएसपी में, ठीक है ना। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39 जो है वो आर्थिक न्याय की बात करता है, ठीक है। तो न्याय कितने प्रकार के दिए हुए हैं प्रस्तावना में, 3 प्रकार के, कौन कौन से, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये न्याय जो हैं जी किस क्रांति से लिए गए हैं, रूसी क्रांति 1970 से लिए गए हैं, ठीक है। अब देख लो राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है। राजनीतिक न्याय से आशय राजनीतिक जीवन में सभी को समान अवसर प्रदान करना है। जैसे
वयस्क मताधिकार, यहाँ व्यस्त लिख गया, वयस्क लिखा है, ये वयस्क, समझ रहे आप, ये वयस्क लिखा है, समझ रहे। तो राजनीतिक न्याय से आशा है राजनीतिक जीवन में सभी को समान अवसर प्रदान करना। जैसे वयस्क मताधिकार मतलब सबको वोट देने का अधिकार। हमारे देश में ऐसा तो नहीं होता कि आप इस कास्ट के हो तो आपको वोट नहीं देने मिलेगा, या ऐसा होता हो कि आप इस धर्म के हो, आप मुस्लिम धर्म के हो तो आपको वोट देने नहीं मिलेगा, आप सिख धर्म को तो वोट देने नहीं मिलेगा, या आप हिंदू धर्म को तो वोट देने नहीं मिलेगा। ऐसा किसी के साथ भेदभाव तो नहीं है। जो भी हमारे देश में रहता है उन सभी को नागरिक माना गया, सभी को क्या किया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं राजनीतिक न्याय, समझ रहे आप। चुनाव में सभी को भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है ना। तो सभी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रदान करके राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया जाता है, ये लिखा है, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी चुनाव में भाग ले सकता है। आपको लगता है कि मुझे लड़ना है चुनाव काय का, सांसद बनने का या विधायक बनने का, तो आप खड़े हो जाओ, ठीक है ना। आपके पास पार्टी नहीं है, आप किसी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप निर्दलीय खड़े हो जाओ, ठीक है ना। नगर पालिका चुनाव लड़ लो, सरपंच का चुनाव लड़ लो, समझ रहे आप। तो कोई भी लड़ सकता है जिसका मन हो। वो बात अलग है कि आपकी जमानत जब्त हो जाए, आपको वोट उतने नहीं मिले, लेकिन आपको स्वतंत्रता है पूर्ण कि आप चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। फिर देख लो स्वतंत्रता, इसका अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक की अनुपस्थिति है, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना। स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की जो गतिविधियां हैं उन पर किसी भी प्रकार की रोक की क्या है, अनुपस्थिति है, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना, समझ रहे आप। ये है स्वतंत्रता का मतलब। और भारतीय संविधान में 4 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। न्याय मैंने पढ़ा है आपको, 3 न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। बार बार इनको याद करो, ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और संविधान की प्रस्तावना में 4 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन चारों स्वतंत्रताओं को देख लो, ठीक है ना। 5 स्वतंत्रताएं दी गई, सॉरी 4 लिख गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना, ये 5 स्वतंत्रताएं जो हैं ये दी गई हैं भारतीय संविधान में, समझ रहे आप। तो ये हो गई आपकी। फिर देख लो समता या समानता, ये वर्ड भी प्रस्तावना में दिया गया, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ। आप सब कुछ पढ़ लोगे, उसके बाद MPPSC क्वेश्चन पूछेगा, 4 वर्ड आपको देगा, उसमें से 3 प्रस्तावना में दिए हुए होंगे और 1 वर्ड नहीं दिया होगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखना है कि MPPSC कैसे क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे आप। तो देख लो समता या समानता क्या, ये प्रस्तावना में दिया हुआ वर्ड है। इसका अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति एवं बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध से। मतलब समाज में किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं है कि आप इस कास्ट को, आप इस धर्म के हो तो आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है ना। आप, ठीक ना, आपको ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा, सर आँखों ऊपर रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म को, संविधान के अनुसार सभी बराबर हैं। इसी को बोलते हैं समता या समानता। मतलब आपको सभी प्रकार के अवसर प्रदान किए जाएंगे जो अवसर और लोगों को भी मिले हुए हैं। समानों में समानता की बात करता है जो हमारा संविधान है, वो बोलता है समानों में समानता, समझ रहे आप। इसको मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा समानों में समानता होती क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा, ये भी शब्द दिया हुआ है प्रस्तावना में। तो व्यक्ति की गरिमा से आशय है जो व्यक्ति की निजता जो है, व्यक्ति की जो आत्मसम्मान है, उसकी रक्षा की बात प्रस्तावना में की गई है। और यदि उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, ठीक है ना, या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वो क्या कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, समझ आप। तो देखो यही लिखा है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द व्यक्ति की गरिमा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है, जिसमें व्यक्ति अपनी गरिमा की रक्षा हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकारों का भाग है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये सब मैं मौलिक अधिकार में आपको पढ़ाऊँगा, तो आप बस इतना याद रख लो कि व्यक्ति की गरिमा को यदि ठेस पहुँचती है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, समझ आप, अपनी गरिमा की रक्षा के लिए, समझ। तो यही लिखा है। फिर देख लो राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को समावेशित किया गया, जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की रक्षा और अखंडता बनाने के लिए प्रेरित हो सके। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द भी प्रस्तावना में दिया हुआ है। आपने मौलिक कर्तव्य पढ़े होंगे, 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य हैं 4 का, ठीक है ना, भाग 4 का में। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं, समझ रहे आप,
मौलिक कर्तव्यों को आप पढ़ना, मौलिक कर्तव्यों को आप पढ़ोगे तो उसका मतलब आपको सीधा सा ये समझ में आएगा कि अच्छे नागरिक बनना, अच्छे नागरिकों को कैसा बर्ताव करना चाहिए, ठीक है ना, वो बता रहे हो उसमें मौलिक कर्तव्यों में, समझ रहे आप। तो उससे क्या होगा, मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे हम और ये हम उनसे प्रेरित हो जाएंगे तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी। तो यही सब लिखा है इस पूरे पैराग्राफ में, समझ रहे आप, कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को समावेशित किया गया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की रक्षा और अखंडता बनाने के लिए प्रेरित हो सके, समझ रहे आप। तो ये चीज़ लिखी हुई है। फिर देख लो बंधुता, बंधुता शब्द भी प्रस्तावना में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में दिए गए शब्द बंधुत्व से आशा है सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, जी ना, इसे एकता व अखंडता को बनाए रखने वाले सिद्धांत के रूप में देखा था। बंधुत्व का सीधा सा मतलब है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो लोगों के बीच में, विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग हमारे देश में रहते हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, वो आपस में मिलजुल कर रहे हैं, इसी को बोलते बंधुता। और बंधुता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, ठीक है। ये दिया हुआ शब्द कभी भी बंधुता लिख के आ जाए, ठीक है ना, आपके मेंस के पेपर में, पॉलिटी वाले सेकंड पेपर में बंधुता लिखा हो तो समझ जाना प्रस्तावना में लिखा हुआ वर्ड है। तो आप इसकी शुरुआत करोगे, यदि 3 मार्क में आपसे पूछ ले बंधुता क्या है, तो आपको शुरुआत करना है बंधुता की, यह प्रस्तावना में दिया हुआ वर्ड है, प्रस्तावना में दिया हुआ वर्ड है क्या, बंधुता। और फिर बंधुता के बारे में लिख देना है कि इसका आशय क्या होता है, सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। तो इस प्रकार से ये आपके 3 मार्कर भी निपट रहे हैं। तो ये सारे वर्ड अपन ने देख लिए, इन सारे वर्डों को आप अच्छे से देख लेना, प्रस्तावना में जो दिए गए हैं, ठीक है ना। ये वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं या इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके वर्ड प्रस्तावना में, ठीक है ना। फिर देख लो प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न न्यायिक निर्णय, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के संबंध में क्या क्या बोला है, ये आपसे ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, ये आपसे प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। न्यायिक निर्णय का मतलब है कि जब भी इस प्रकार का कोई वाद या विवाद पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या विचार व्यक्त किए हैं प्रस्तावना के ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है प्रस्तावना के ऊपर, कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, प्रस्तावना न्यायोचित है कि नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें समझ आप, तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखो पहला मामला बेरूबाड़ी मामला 1960, बेरूबाड़ी मामला 1960। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। संविधान में यदि कहीं किन्हीं शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है, वहाँ संविधान निर्माता के आशय को जानने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। तो पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना। आपसे ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान निर्माता के मन की कुंजी है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, तो आपको बताइए ना, बेरूबाड़ी मामला 1960 में बोला है, ठीक है ना। संविधान में यदि, ये देखो लिखा ना, संविधान में यदि किन्हीं शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है, वहाँ संविधान निर्माता के आशय को जानने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, ठीक है ना। ये पूरा स्टेटमेंट आपको दे दिया क्वेश्चन में, और पूछ ले कि भाई किस मामले में ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, तो बता देना बेरूबाड़ी मामला 1960 में, समझ रहे आप ये चीज़। फिर देखो अगला मामला जो है प्रस्तावना से संबंधित, वो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला 1965। सन भी इनकी याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं की गहन विचार विमर्श की छाप है, हालांकि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, ठीक है ना। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला 1965 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं की गहन विचार विमर्श की क्या है, छाप है। और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया सकता। बेरूबाड़ी मामला में भी प्रस्तावना को संविधान का क्या है, अंग नहीं माना है, समझ रहे आप। फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है ये, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ एक मामला है ये, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, यहाँ से कई सारे फैक्ट आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। देखो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। पिछले जो 2 मामले थे उनमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला है उसमें उन्होंने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है ना।
ऊपर के जो 2 मामले थे उसमें बोला था सज्जन सिंह वाला और बेरूवाड़ी मामला, उसमें बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया सकता। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर देखो एक अवधारणा है मूलभूत ढांचा, इससे संबंधित अभी आपका जो मेंस हुआ ना आज, मतलब अभी ये 2023 का जो मेंस हुआ है, 2022 का जो मेंस हुआ है, अभी जो मेंस चल रहा है जनवरी में, इसका जो सेकंड पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछा गया मूलभूत ढांचे से संबंधित। तो मूलभूत ढांचा एक बहुत अच्छी अवधारणा है, ठीक है ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। तो मूलभूत ढांचे की अवधारणा, कभी आपसे प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछ ले कि मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस संविधान संशोधन, वो सॉरी, मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो यही मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। इसी मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, मूलभूत ढांचे के बारे में बताया है कि मूलभूत ढांचा है क्या, ठीक है ना। तो देखो केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है तथा प्रस्तावना को संविधान का मूलभूत ढांचा माना है, ठीक है ना। प्रस्तावना को भी संविधान का क्या मान लिया, मूलभूत ढांचा मान लिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए उसमें विधायी का संशोधन कर सकती है। साथ ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में मूलभूत ढांचे का क्या दे दिया, सिद्धांत दे दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूलभूत ढांचा मान लिया। अब संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्ट संसद ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे मूलभूत ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण होता है, ठीक है ना। तो मूलभूत ढांचे का देखो सीधा सा मतलब ये है कि संविधान के कुछ ऐसे भाग हैं जो संविधान के लिए जरूरी हैं, जिनमें आप नकारात्मक चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसको उनको आप घटा नहीं सकते, उनको आप केवल बढ़ा ही सकते हो। जैसे मौलिक अधिकार हो गए, तो मौलिक अधिकार जितने दिए हुए हैं उनको आप घटा नहीं सकते, आप उनको बढ़ाओगे ही, समझ रहे आप, जितने भी मौलिक अधिकार अभी हैं। तो ऐसे ही ये प्रस्तावना को भी मूलभूत ढांचा मान लिया, ठीक है ना। यदि इसमें संशोधन होगा तो इसके मजबूतीकरण के लिए होगा, इसमें नकारात्मकता के लिए नहीं। कल के दिन सरकार बोले कि इससे हमें समाजवादी शब्द हटाना है, समझ रहे आप। तो ये इसको सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है, समझ रहे आप। तो संविधान की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में ज़्यादा जरूरी हैं, उसी को मूलभूत ढांचा बोला है, ठीक है ना। और समय समय पर क्या किया है संविधान, वो सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे को स्पष्ट किया है कि मूलभूत ढांचा में क्या क्या आता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों को मूलभूत ढांचा माना है, ठीक है ना, प्रस्तावना को मूलभूत ढांचा माना है। इसी प्रकार से कई सारी चीज़ों को मूलभूत ढांचा माना गया है। तो मूलभूत ढांचा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में तो इस बार क्वेश्चन आई ही है 2022 में, और प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ सकते हैं कि मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस संविधान संशोधन के तहत दी गई है। आप कहोगे तो मैं आपको मूलभूत ढांचा अलग से थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, बता दूंगा कि मूलभूत ढांचा में अभी तक क्या क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है, ना संविधान में लिखा है कि मूलभूत ढांचा है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने जो विभिन्न निर्णय दिए हैं उनके तहत सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे क्लियर कर रहा है कि मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता क्या क्या है, समझ रहा। तो उनको भी हम देख लेंगे, मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता क्या क्या है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना से संबंधित, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना से संबंधित जो विभिन्न न्यायिक निर्णय है। फिर देखो एक और न्यायिक निर्णय है, इसको भी पढ़ लो, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967, ठीक ना। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 के प्रकरण में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस, ठीक है ना, मामले में, ठीक है, या किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, तो लिख देना गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, ठीक है ना। इस पर टिक लगाइए ना, प्रीलिम्स में आ जाए। फिर एक और है SR बोमई बनाम भारत संघ 1994, ठीक ना। इससे संबंधित अभी 3 मार्कर आया हुआ है 2022 के मेंस में, समझ रहे आप। तो ये इम्पोर्टेंट है, उसमें तो पूछ लिया उन्होंने कि जज कौन थे इस मामले में, देखना आप पेपर उठा के देखना 2022 का, ठीक है ना। तो देखो SR बोमई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विचार प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है, समझ गए आप। तो पंथ निरपेक्षता जो है, कल के दिन जो कोई भी सरकार है वो कहेगी कि हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना है देश को,
समझ रहे। और यदि वो इस वर्ड को हटा देगी, पंथ निरपेक्ष वर्ड को, तो इसको बोला जाएगा मूलभूत ढांचा। समझ गए आप मूलभूत ढांचा क्या है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द को मूलभूत ढांचे में शामिल किया है किस अधिनियम के तहत? SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के तहत। और ये जो क्या कहते हैं वो है मामला जो है, यह प्रस्तावना से भी संबंधित है। इसी मामले के तहत, ठीक है ना, प्रस्तावना को भी संविधान का भाग मान लिया गया है। समझ रहे आप? और पंथ निरपेक्षता जो है इसको संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया है। समझ गया मूलभूत ढांचा क्या है? ऐसे ही कई सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई चीज़ों को स्पष्ट किया है कि यह मूलभूत ढांचा है। मतलब इसमें आप नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ रहे? कल के दिन आप कहोगे कि हमें देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, और पंथ निरपेक्षता जो यह कहती है कि देश का कोई धर्म नहीं है, समझ रहे ना आप, सेकुलर देश है ये, तो इसके खिलाफ होगा वो चीज़। क्योंकि पंथ निरपेक्षता को मूलभूत ढांचा मान लिया गया है, तो समझ रहे आप, तो फिर इसको उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है ना, मूलभूत ढांचे का। और इस प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता कि हिंदू राष्ट्र बन जाए आसानी से। समझ रहे आप? तो ये चीज़ है। तो कभी पूछ ले कि कभी क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से आ जाए कि पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूलभूत ढांचा या मूल लक्षण किस मामले के तहत माना गया, तो लिख देना SR बोम्मई भारत संघ 94। ये मामला जो है SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामला 1994। ठीक है, तो ये हो गया। अब चालू होते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित। अभी तक हमने प्रस्तावना पढ़ ली, प्रस्तावना के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रो ले लिया, फिर मूल प्रस्तावना जो थी ओरिजिनल प्रस्तावना वो मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। फिर मैंने सारे केस बता दिए, प्रस्तावना में जितने भी वर्ड थे वो मैंने बता दिए। अब हम चालू करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। जितने भी तथ्य हैं जगह जगह से इकट्ठे करके आपके लिए लाया हूँ मैं, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन प्रस्तावना का इससे बाहर जाएगा ही नहीं कभी। समझ रहे? तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनको, ठीक है। तो देखो, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं, ठीक है। तो क्या है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना ये भी बताती है कि समस्त शक्तियाँ जो हैं उसके केंद्र बिंदु में भारत के लोग हैं। समझ रहे आप? फिर देख लो, प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में क्या दिया हुआ होगा कि भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष। ये जो 3 वर्ड जो लिखे हैं ना, ये प्रस्तावना में लिखे शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का के बारे में ये बता रहा है, ये वर्ड है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, और सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 1-2 दिन और रुक जाओ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं, ठीक है ना, वो सारे मैं आपको कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव MCQ कराऊंगा आपको, सारे कराऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी अभी केवल हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, ये फैक्ट है, याद रखना। कभी भी आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, इस फैक्ट को याद रखना। प्रस्तावना क्या है? न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि प्रस्तावना के आधार पर हम कह रहे हैं कि सामने वाला दोषी है, मतलब यह न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दे सकते आप। समझ लो आप? तो ये चीज़ है इसका मतलब, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, याद कर लो इसको, ठीक है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया सकता, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत नहीं जा सकते। समझ रहे आप? मतलब प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कर सकते, कोई प्रस्तावना के अनुसार नहीं चल रहा है तो आप उसके खिलाफ जा नहीं सकते कोर्ट में। समझ रहे? और यह निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में। तो ये मामला भी आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। समझ रहे? फिर देख लो, छठवां फैक्ट जो है आपका है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। मैंने आपसे कहा था ये फैक्ट रिपीट होगा बार बार। समझ रहे आप? तो ये वही चीज़ रिपीट होकर आ गई,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से अभी पूछा गया था क्वेश्चन 2023 में। समाजवादी शब्द पूछ लिया था 2023 के प्रीलिम्स में, समझ आप। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है ना। इन तीनों शब्दों को दिमाग में घुसेड़ लो अच्छे तरीके से। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए, ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर का हम अंत यही करते हैं, ठीक है ना। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर में, और बहुत सारे फैक्ट अभी रह गए, ठीक है ना, प्रस्तावना से संबंधित। उनको मैं कल के लेक्चर में आपको करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, समझ रहे आप। इसके आगे के लेक्चर है उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है ना। मतलब इसके आगे के जो फैक्ट हैं, सॉरी लेक्चर कर रहा हूँ, फैक्ट जो है, लेक्चर तो बनने ही बनने हैं, पूरी आपकी यूनिट से कंप्लीट कराई जाएगी। जो इसके आगे के फैक्ट जो हैं वो मैं, ये देखो इतने सारे फैक्ट अभी रह गए, ये सारे फैक्ट मैं आपको कल के वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। और दूसरा, यदि आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को कृपया करके लाइक करते जाइएगा, कमेंट भी करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो आप। इस चैनल पे आपको प्रीलिम से रिलेटेड ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिलने वाली हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी। कई सारे मैं संस्थान पढ़ाऊँगा, जिस बार आपके प्रीलिम्स में आए थे ना कुछ संस्थान, सवर्ण संस्थान वगैरह ये सब लिखा था, वो सारे मैं आपको कराऊँगा, ठीक है ना, जगह जगह से ला के हर चीज़ कराऊँगा। तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब करते आओ, ठीक है ना। और वीडियो को क्या करो, लाइक करते आओ, जिससे हम लोग भी थोड़ी बहुत मोटिवेट हों, और हम लोग भी आपके लिए क्या हो, अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करें। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में।